नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। देश में चलाई जा रही अग्निवीर योजना को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ गई है। जहां रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने कांग्रेस नेता और समाजवादी पार्टी लगातार इस योजना का विरोध कर रहे हैं, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी को ऐसा मौका मिला तो सरकार में आते ही वो अग्निवीर योजना को बदलने का काम करेंगे। पहले आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनाते हैं, उसके बाद आगे की खबर बताएंगे। तो अग्निवीर कितने नौजवानों ने आंदोलन कर करके न जाने कैसा क्या क्या कहा अग्निवीर जैसी व्यवस्था को, लेकिन सरकार ये जानती है, बीजेपी के लोग जानते हैं कि गरीबी का लाभ कैसे उठाया जाता है। उन्होंने गरीबी का लाभ उठाने के लिए अग्निवीर व्यवस्था खत्म नहीं की, अग्निवीर को चालू रखा। मैं अपने नौजवानों से भी कहता हूं कि जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा और 24 का चुनाव आने जा रहा है, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में सबसे पहले यही होगा कि अग्निवीर को खत्म किया जाएगा और पहले जैसी जो पक्की नौकरी थी उसको देने का काम होगा। जो अग्निवीर बता दें कि अग्निवीर योजना के विरोध में रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने भी युवाओं के अंदर जोश भरने के लिए दर्जनों जनसभाएं व प्रदर्शन किए थे, लेकिन सरकार इन योजनाओं को पर कोई सरकार पर असर नहीं दिखाई दिया था और इस योजना को बदस्तूर अभी भी जारी रखा गया है। बता दें कि सरकार के अनुसार इस योजना के तहत अग्निवीर 4 सालों के लिए सेना का हिस्सा बनते हैं। 4 सालों के बाद अग्निवीर आम जीवन में वापिस आते हैं। सरकार का दावा यह है कि इन 4 सालों के बाद अग्निवीरों को डिफेंस फोर्सेज में आने का मौका दिया जाएगा। अब 4 साल पूरे कर चुके बैच के 25% सैनिकों को भारतीय सुरक्षा बल में शामिल किया जाना है। चयन की पूरी प्रक्रिया का अधिकार सरकार के पास होता है। आपको यह भी बता दें कि विपक्षी नेता इस बात का लगातार विरोध कर रहे हैं, सेना में 4 साल के लिए सरकार युवाओं को भर्ती ही क्यों कर रही है, जबकि सेना में पहले परमानेंट भर्ती होती थी। लेकिन जब अग्निवीर 4 साल बाद घर वापस लौटेगा तो वह क्या करेगा। विपक्षी नेताओं का कहना है कि अग्निवीर युवाओं के सामने भविष्य के रोजगार व शादी का संकट भी मंडरा रहा है। ऐसे में इतना जरूर है कि अखिलेश यादव के बयान ने एक बार फिर अग्निवीर जैसे ज्वलनशील मुद्दे को धार देने का काम किया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव के इस बयान से कोई सियासी असर देखने को मिलेगा। यूपी के किसानों को दिवाली का तोहफा देने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है, जहां कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग की प्रक्रिया को शुरू करने का काम यहां होगा। यूपी के किसानों के लिए दिवाली से पहले योगी सरकार ने एक और तोहफा देने की यह तैयारी यहां की है, जहां सरकार की इस योजना से किसानों को लाभ देने के लिए भरपूर कोशिश की गई है। सरकार ने इस योजना के तहत किसानों को 10,000 तक का अनुदान देने का ऐलान कर दिया है। ये ही नहीं, सरकार इस योजना के तहत 300 करोड़ तक खर्च करेगी। आपको बता दें कि कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को अनुदान पर मुहैया कराए जाने वाले छोटे कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई। वहीं अपेक्षाकृत बड़े कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग की प्रक्रिया दीपावली के बाद शुरू होगी। कृषि कार्य में उपयोग होने वाले छोटे यंत्र व कृषि रक्षा उपकरण के लिए अधिकतम 10,000 रुपए तक का अनुदान उपलब्ध कराना जाएगा। इस वित्तीय वर्ष 31,079 कृषि उपकरण बांटने का लक्ष्य निर्धारित सरकार की ओर से किया गया है और इस मद में करीब 300 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत 10,000 तक अनुदान वाले सभी कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर स्वयं बुकिंग करनी होगी। कृषि यंत्र का बिल बुकिंग की तिथि के से 10 दिनों के अंदर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
बिल अपलोड नहीं किया जाने की दशा में बुकिंग स्वयं निरस्त हो जाएगी। 10,000 रुपए तक अनुदान वाले कृषि यंत्र, कृषि रक्षा रसायन उपकरण के निर्धारित लक्ष्य का 25% लक्ष्य कृषक मेले के माध्यम से पूरा किया जाएगा। लाभार्थी को बुकिंग टोकन कंफर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर रसीद व यंत्र की फोटो अपलोड करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। यानी ये पूरी प्रक्रिया जो है वो किसान खुद ही कर सकता है और सरकार की इस योजना का वो लाभ ले सकता है। सरकार ने दिवाली से पहले इस योजना को लाकर किसानों के लिए एक राहत देने की कोशिश की है। कृषि यंत्रों में 10,000 तक की अब जो सुविधा सरकार दे रही है, ये कहीं ना कहीं उन किसानों के लिए एक अच्छी खबर है जो कृषि यंत्र खरीदने की योजना बना रहे हैं, या वो जो किसान कृषक है, खेती करते हैं और तमाम उन उपकरणों का उपयोग करते हैं जो उनकी खेती में उपयोग होते हैं। तो यूपी के किसानों के लिए दिवाली के त्योहार को लेकर सरकार की ओर से एक और ये बड़ा तोहफा दिया गया है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को खजांची का जन्मदिन मनाया और नोटबंदी को लेकर सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। खजांची का जन्म बंद की लाइन में हुआ था और इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश ने नोटबंदी और अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा है कि सरकार ने नोटबंदी के जरिए गरीबों का धन अमीरों की तिजोरी में भर दिया। अखिलेश ने अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी को घेरते हुए भी कई सवाल उठा दिए और कह दिया कि 2024 में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो जो है इस योजना को खत्म करेंगे। खजांची के 7वें जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर केक मंगाया था, यही उसका जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर केक काटा गया और फिर अखिलेश ने मीडिया से बात की। अखिलेश ने कहा कि नोटबंदी से काला धन खत्म होने की बात कही गई थी, 7 साल बाद हालात सबके सामने हैं। सपा मुखिया ने कहा कि देश में 15 लाख करोड़ रुपए का कॉरपोरेट फंड हुआ था, नोटबंदी उसी की भरपाई के लिए की गई थी। अखिलेश ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के जरिए बीजेपी ने गरीबों का पैसा अमीरों की तिजोरी में भर दिया और कहा कि हम लोग नोटबंदी की लाइन में पैदा हुए खजांची का जन्मदिन मनाते हैं। आज खजांची बड़ा हुआ है, वह बोलने लगा और लोगों के बुरे और परेशानियों के दिनों में सपा के ने साथ दिया। कई सारे आरोप यहां अखिलेश यादव ने लगाए और नोटबंदी की याद को ताजा किया और कहा कि सरकार जो है वो यहां आज भी 7 साल बाद में लोगों की सुध नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतना था, इसलिए भी नोटबंदी का फैसला लिया गया था। आज हम खजांची को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आज वो बड़ा हो गया है। जब हम लोग पहली बार मिले थे, मैं पहली बार जब उससे मिला था तो उसे बोलना भी नहीं आता था। आज वो पढ़ने लगा है। जब मैं पहली बार मिला था उसका पहनावा ऐसा नहीं था, लेकिन आज पहनावा भी बदल गया है। ये अगर किसी ने ख्याल रखा है उसके बुरे दिन में, उसके तकलीफों के दिन में, परेशानी के दिनों में, अगर कोई उनके साथ खड़ा रहा है तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग खड़े रहे उसके साथ। ये जो आंकड़े आते हैं कि हमारा कैश ट्रांजैक्शन मार्केट में कम होगा, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो 33 लाख करोड़ रुपया अभी मार्केट में है जो कैश ट्रांजैक्शन चल रहा है। तो उसका असर देखिए आप। बीजेपी हो सकता है कह दे कि अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई, लेकिन जो उन्होंने सपना दिखाया था डिजिटल ट्रांजैक्शन का, आज लोग वो आंकड़े कुछ भी बोले, लेकिन अगर 33 लाख आंकड़े का ये जो कैश ट्रांजैक्शन चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोग लेन देन कैश में ज्यादा कर रहे हैं। और ज्यादातर जहां 18% जीएसटी है वहां तो जरूर लेन देन कैश से ही हो रहा है। जमीनों का खरीदारी भी कैश से ही हो रही है आजकल, और उसका उदाहरण है अयोध्या, उदाहरण है। आज भी बीजेपी से पूछिए कि किन किन लोगों की रजिस्ट्रियां हुई हैं, वो बताने के लिए तैयार नहीं है।
क्योंकि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां अगर किसी ने की हैं तो बीजेपी के लोगों ने कराई। वो आपको समय याद होगा जिस समय आपने हमने किस तरह की लूट भ्रष्टाचार देखा था कि कुछ ही मिनटों में, कुछ ही समय में रजिस्ट्री इधर से उधर हो गई और कितना मुनाफा किसी ने कमा लिया। आज के दिन जब नोटबंदी के दिनों को हम याद कर रहे हैं, खजांची हम डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल अयोध्या में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को गुस्सा आ गया और सपा सांसद ने कहा कि हमारी बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से शहीद कर दिया गया और फिर उस पर मंदिर बना दिया गया। कोर्ट भी उनका है, हमारा नहीं। बीजेपी के पास ताकत है, उनके पास सरकार है, जहां चाहे बैठक कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं सपा सांसद, सुनिए। सांसद जी, यूपी कैबिनेट की अयोध्या में बैठक है, राम मंदिर का दर्शन भी कर रही है कैबिनेट, क्या कहना है इसका? के लिए अयोध्या में यूपी कैबिनेट की, उत्तर प्रदेश सरकार की बैठक है और पूरी कैबिनेट जो है राम मंदिर का दर्शन भी कर रही है, क्या कहना है इसका? ये नया हो रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार। भाई देखिए, अव्वल तो ये कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, इसे बिल्कुल इलीगल, गैर कानूनी तरीके से। वो मुसलमानों की मस्जिद थी, अल्लाह का घर था, इबादतगाह थी। लेकिन इसके बावजूद कानून हमारे पास मौजूद है, संविधान मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और कमाल ये है कि अब मस्जिद को शहीद करना ही पर ही उनका यानी वो काफ़ी नहीं हुआ उनका काम। उन्होंने उसको उस पर मंदिर और बनवा दिया और ये मंदिर बहरहाल गैर कानूनी है जो कुछ बना है। और ये अब ये चूँकि उनके हाथ में गवर्नमेंट है, बीजेपी के हाथ में गवर्नमेंट है, तो ये तो उनकी पॉलिसी है। वो जो भी करना चाह रहे हैं वो अपनी ताकत के बलबूते पर वो कर रहे हैं। तो इस पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये मुल्क के अंदर इंसानियत के ख़िलाफ़ जो काम हुआ है, जो कानून के भी ख़िलाफ़ है, इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है और दुनिया की रवादारी के भी ख़िलाफ़ है। सारी चीज़ों की इबादत गाहें, मुख्तलिफ ख्याल के, मुख्तलिफ धर्मों के लोग इस। और बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान को लेकर एक और खुलासा किया है, जहां सक्सेना ने खुलासा करते हुए बताया कि 2007 में ही आजम खान ने खुद ही नगर मजिस्ट्रेट को पत्र के माध्यम से सपा कार्यालय का आवंटन निरस्त कराया था। उन्होंने पत्र की कॉपी भी जारी की है और पूर्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सपा का दफ्तर था। उसी कार्यालय से समाजवादी पार्टी की सभी राजनीतिक गतिविधियां होती थी, किंतु बाद में आजम खान ने उसी कार्यालय की जमीन को रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से आवंटित करा लिया, जिसमें यह प्रमुख शर्त थी कि उस जमीन पर कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी। लेकिन आजम खान ने उस जमीन के एक हिस्से में जोहर ट्रस्ट से संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल की एक शाखा खोल दी, जबकि दूसरे हिस्से में दारुल अवाम नाम से कार्यालय संचालित किया। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठकें और सभाएं आयोजित की गई। वहीं शासन ने निर्धारित शर्तों के उल्लंघन को लेकर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने शासन से शिकायत कर दी, जिसके बाद जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही पाई और प्रदेश सरकार ने कैबिनेट के फैसले के बाद लीज आवंटन निरस्त कर दिया। अब इसको लेकर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने नया ये अब खुलासा किया है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना जो है वो लगातार आजम खान पर हमलावर रहते हैं।
खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है। विशेष सत्र बुलाने की तैयारी यहां तेज हो गई है। उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक रंजना देसाई के नेतृत्व में बनी समिति अगले 1 या 2 दिन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंप सकती है। इसे लेकर राज्य में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी भी की जा रही है। खबरों के मुताबिक दीपावली के बाद धामी सरकार विधानसभा के विशेष सत्र बुला सकती है, जिसके बाद इस रिपोर्ट को विधानसभा भवन में रखा जाएगा और फिर इसे कानून की शक्ल दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू होगा। बीजेपी हमेशा से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जाने के समर्थन में रही। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पुष्कर धामी ने घोषणा की थी कि अगर फिर से राज्य में बीजेपी की सरकार आई तो वो राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। चुनाव में जीत के बाद धामी सरकार ने 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसमें 4 सदस्य शामिल किए गए थे। बाद में इनमें सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया था। इस समिति का अब तक 3 बार कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को जिंदा करना चाहती है। अगर उत्तराखंड में ये कानून लागू हो जाता है तो बीजेपी इसे केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों में अपनी उपलब्धि के तौर पर इस्तेमाल करेगी। यूसीसी की रिपोर्ट मिलने के बाद धामी सरकार इसे सदन में पेश करने से पहले कानून के जानकारों की राय भी ले सकती है, ताकि इसे लागू करते वक्त कोई परेशानी न हो। और चंदौली से खबर है, जहां डीडीयू, जीआरपी व आरपीएफ टीम को सफलता मिली है। 16 लाख कैश के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। चंदौली में डीडीयू स्टेशन पर हवाला के रुपये मिलने का सिलसिला अभी जारी है। 16 लाख केस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। डीडीयू, जीआरपी व आरपीएफ टीम को चेकिंग के दौरान एक कामयाबी मिली है। कैश वाराणसी से हावड़ा ले जा रहा था। सूचना के बाद आयकर विभाग टीम वहां पहुंची और जांच में जुटी है। पिछले 6 महीनों में 5 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म 1/2 से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। सर, क्या है मामला? ये आगामी त्योहारों के मद्देनजर जीआरपी प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार सिंह व आरपीएफ की टीम के द्वारा जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा, जिसको इन लोगों तो टीम द्वारा रोका गया। उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम हबीबुल शेख, हावड़ा, पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया। उसके लिए हुए पिट्ठू बैग की जब तलाशी ली गई तो उसमें 16 लाख रुपए कैश बरामद। ये कैसा पैसा है और क्या कार्रवाई हो रही है? ये पैसा उसने बताया कि ये सोने चांदी का काम करते हैं, उसका पैसा है, लेकिन कोई कागजात ये नहीं दिखा पाए। तो इसके लिए इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी गई है। वो लोग आ गए हैं और उनके द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये जो पैसा ले जा रहा था, इससे संबंधित कोई उसके पास पेपर्स वगैरह थे? कोई कागजात वो नहीं दिखा पाया इस पैसे के संबंध। पूछताछ में क्या बात आई, कहाँ से कहाँ ले जा रहा था, क्या जानकारी? ये पैसा ये बनारस से लेकर के हावड़ा, कलकत्ता के लिए जा रहा था। अब तक अगर बात की जाए डीडीयू जंक्शन की, जीआरपी की, तो लगभग 6 महीने। डीडीयू, आरपीएफ व जीआरपी को चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता मिली है। दिवाली व छठ पूजा को देखते हुए आरपीएफ व जीआरपी डीडीयू जंक्शन पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 व 2 से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास 16 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पकड़ा गया पैसा हवाला का बताया जा रहा है। पकड़े गए युवक के पास पकड़े गए पैसे का कोई भी पेपर व कागजात नहीं दिखा पाया है। जीआरपी ने इनकम टैक्स को सूचना दिया है, वह अग्रिम कार्रवाई कर रही है। पिछले 6 महीनों की बात करें तो 6 महीनों में जीआरपी ने लगभग 5 करोड़ से अधिक की रिकवरी डीडीयू जंक्शन से की। और फिलहाल मेरे साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज 80 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।